आओगे साथ में घूमने पीरियोडिक टेबल के पड़ोसियों से? तो चलो फिर मिलवाता हूं डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट के कूल डूड से। डी ब्लॉक ना यार बॉलीवुड की मसाला खिचड़ी की तरह, जहां पे हर एक एलिमेंट का अपना अलग यूनिक ट्विस्ट है। आयरन भैया जैसे टफ, कॉपर दीदी जैसे शाइनी, जिंक अंकल जैसे प्रोटेक्टिव और निकिल चाची जो सबके साथ चमकती है। पीरियोडिक टेबल में पोजीशन की बात करूं तो डी ब्लॉक सेंटर में लोकेट करते हैं यार पीरियोडिक टेबल के। यहां पे एस, यहां पे पी, यहां पे एफ, तो यहां पे जो एलिमेंट बच गए ग्रुप 3 से ग्रुप 12 तक ये आपके होते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। सारे मेटल्स होते हैं और इतने इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है ना, आयरन, निकिल, कॉपर और गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम जैसे इंपॉर्टेंट मेटल जो आपकी डेली लाइफ में आप जिनका नाम सुनते रहते होगे, वो सारे इसी डी ब्लॉक के अंदर आते हैं। तो इसी की यूनिक प्रॉपर्टीज के बारे में हम डिटेल में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। केमिकली बात करूं तो डी ब्लॉक एलिमेंट वो एलिमेंट्स हैं जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करे डी सबशेल के अंदर, वो होते हैं आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स, और इनको ट्रांजिशन भी बोला जाता है। तो ये सारी चीज हम डिटेल में अब डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब देखते हैं डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। यार डी ब्लॉक एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स है, जैसा कि मैंने आपको बताया, लास्ट इलेक्ट्रॉन इज इन पेनल्टीमेट शेल। अब पेनल्टीमेट क्या होता है भाई? पेनल्टीमेट होता है जैसे कि यहाँ पे देखो एन है ना, एन एस है, यहाँ पे जैसे एग्जांपल से बताऊं 4s है, तो ये जो डी में है ना, ये एक 4 से देखो कम है, जो आपका सबसेल है 3 है, तो n-1 होता है पेनल्टीमेट, उससे n से एक पहले वाला, ठीक है, n-1। तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है अगर पेनल्टीमेट शेल में जाए डी ऑर्बिटल के, तो वो जो एलिमेंट होता है वो होता है डी ब्लॉक एलिमेंट। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, n-1 डी 1 से 10, ns 1 से 2, मतलब जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एस में आएंगे वो 2 आएंगे, मैक्सिमम डी में 10 आएंगे। 10 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आने की वजह से ही जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जो सीरीज में एलिमेंट्स होते हैं वो 10 ही होते हैं, एक सीरीज के अंदर 10 एलिमेंट्स होते हैं। और जो इसकी जो मैंने पोजीशन जैसे मैंने आपको बताई, ग्रुप 3 से ग्रुप 12 तक जो एलिमेंट्स है वो आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स। जो 3D सीरीज है, अब यहाँ पे सीरीज होती है ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, 3D 4D 5D 6D 4 सीरीज होती है। 3D जो सीरीज है वो होती है स्कैंडियम से जिंक तक, जो आपको अच्छे से याद भी होनी चाहिए, स्कैंडियम टू जिंक, जिसको फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज बोला जाता है। फिर आती है 4D सीरीज जो आपकी यट्रियम से कैडमियम तक होती है, जिसको हम सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज बोलते हैं। जो आपके मेन सिलेबस में वो 3D सीरीज है, जिसपे हम सारा डिस्कशन इसके बेसिस पे करेंगे। अब यार मैं ट्रांजिशन तो कर रहा हूं, लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट होते क्या है? तो ट्रांजिशन एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ही ट्रांजिशन एलिमेंट बोला जाता है, लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट की एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है कि ट्रांजिशन एलिमेंट वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो डी ऑर्बिटल में, डी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, या तो उनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में या उनकी ग्राउंड ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक है, ग्राउंड ऑक्सीडेशन या कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर उनके पास अनपेयर्ड डी ऑर्बिटल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो है आपके ट्रांजिशन एलिमेंट। तो जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट है वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स तो हैं, लेकिन सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स ट्रांजिशन है ये जरूरी नहीं है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, वो जिन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो ग्राउंड या फिर ग्राउंड में या फिर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में। अब ये 3D सीरीज के एलिमेंट है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। चलिए पहले हम 3D, 4D और 5D सीरीज की ट्रिक को देखते हैं। तो चलिए एक बार ट्रिक देख लेते हैं 3D सीरीज की। अब एक बार 4D सीरीज की देख लेते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको ट्रिक ऑलरेडी बता दी है, तो आपको जो आर्गन हो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं? 21 है, आर्गन 18 जो आपका नोबल गैस है, वहां तक आपको लिख के 3D1 4s2,
देन 3d2 4s2, ये 22 के लिए 3d3 4s2 इस तरह आपको लिखनी होती है अकॉर्डिंग टू अबाव प्रिंसिपल। अब यहाँ पे देखो अब 3d1 है और 4s2 है, तो अगर मैं इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूं, सबसे पहले हमें s ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकालना होता है, देन d से निकालना होता है। और अगर हम फिल करते हैं तो पहले हम 4s को फिल करते हैं, देन 3d को फिल करते हैं, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो 4s से निकलता। अब इसमें से अगर मैं +1 की बात करूं तो अगर एक इलेक्ट्रॉन 4s से जाएगा तो d ऑर्बिटल पे कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक, और +2 में जाएगा तो भी दोनों इलेक्ट्रॉन 4s के चले जाएंगे, इस पे कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहे, एक, तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास है, तो ये क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट है। ऐसे ही आप इसको देखो, टाइटेनियम की प्लस, अगर मैं +1 m में करूं बात, तो यहाँ पे आप देख सकते हो d ऑर्बिटल पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। और अगर मैं +2 की बात करूं, टाइटेनियम +2 की, तो दोनों इलेक्ट्रॉन इससे निकले तो भी इसके बाद 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब इनके जो +1 और +2 में लगभग सेम ही इलेक्ट्रॉन्स है, सेम आप इसकी भी बात कर सकते हो। यहाँ पे आप देखोगे एक्सेप्शन क्रोमियम के अंदर, क्रोमियम में 3d5 4s1 है, 3d5 मतलब 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। अब अगर मैं +1 की बात करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हो 4s पे एक इलेक्ट्रॉन है अनपेयर्ड, और यहाँ पे 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, टोटल 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। लेकिन अगर +2 की बात करूं तो एक इलेक्ट्रॉन इससे गया, एक इलेक्ट्रॉन इससे गया, तो कितने बचे, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचे डी के पास। तो इस तरह यार आपको पता चल रहा है कि जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स है उनके पास अनपेयर्ड डी ऑर्बिटल है, जिसकी वजह से इनको ट्रांजिशन एलिमेंट बोला जाता है। लेकिन इनमें से एक एलिमेंट ऐसा है जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ना उनकी कॉमन में ना उनकी ग्राउंड में। देखो जिंक में 3d10 है, 3d10 4s2। अब 0 अगर मतलब m जब ये नॉर्मल स्टेट में है तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों 4s2 3d10 फुली फिल्ड है, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है डी में। अब +2 में जाएगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन इससे निकल जाएंगे, डी अभी भी पूरा फुलफिल्ड है, मतलब एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो जिंक एक ऐसा डी ब्लॉक एलिमेंट है जिसके पास ना ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट में, ना उनके पास कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में, ना ग्राउंड ऑक्सीडेशन स्टेट में, ना कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसलिए जिंक जो है डी ब्लॉक एलिमेंट तो है, लेकिन जिंक ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। तो पूछा जाता है व्हाई जिंक इज नॉट कंसिडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट, तो ये रीजन आपको पता होना चाहिए। ऐसे ही जो जिंक है ये लास्ट एलिमेंट है, इसलिए इसका डी पूरा है। ऐसे ही जिंक के अलावा होता है कैडमियम, जो कि 4d सीरीज का होता है, लास्ट एलिमेंट, इसमें भी डी पूरा फुलफिल्ड। फिर होता है मरकरी Hg, ये भी इसमें भी डी पूरा फुलफिल्ड होता है, इसलिए इस पे भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते। तो पूछा जाता है व्हाई जिंक, कैडमियम एंड मरकरी इज नॉट कंसीडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट। लिख दोगे कि भाई एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ना ग्राउंड ऑक्सीडेशन स्टेट में, ना इनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर। अब ये भी पूछा, अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से ना काफी सारी चीजें डिपेंड करती हैं। लाइक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो मेटेलिक बॉन्ड का मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो कलर शो करेगा। ये सारी चीजें होती है जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करती है, जो मैं आपको एक एक करके बताऊंगा भी। एक और चीज डिपेंड करती है, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो जो आपका मेटेलिक बॉन्ड होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा, और मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, जिसकी वजह से हार्ड भी होगा एलिमेंट। लेकिन अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है डी ऑर्बिटल्स में, तो जो एलिमेंट्स है वो सॉफ्ट होंगे। तो जिंक, कैडमियम और मरकरी सॉफ्ट भी होते हैं क्योंकि इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता। तो ये भी क्वेश्चन आता है व्हाई जिंक, कैडमियम एंड मरकरी इज सॉफ्ट। अब एक और कॉन्फ़िगरेशन होती है D0, जिसको बोलते हैं व्हाई D0 इज स्टेबल। मतलब D0 क्यों स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मानी जाती है, क्योंकि यार D0 अब करके देखते हैं। D0 का मतलब है स्कैंडियम में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये जो 3d और 4s में है, ये इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, जो कि हाँ, जिसकी वजह से हमें पता चलता है इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, मतलब 3 इनके जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। अगर मैं तीनों निकाल दूं तो D पे कितने हो जाएंगे, 0, तो D0 हो जाएगा। और D0 का मतलब यहाँ पे जो स्कैंडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी वो हो जाएगी आर्गन की जो है। अगर स्कैंडियम +3 में जाएगा, तीनों इलेक्ट्रॉन गए, तो आर्गन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई D0। अब आर्गन एक स्टेबल है भाई, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होती है, नोबल गैस मोस्ट स्टेबल होती है। तो D0 इसलिए स्टेबल है क्योंकि यार D0 के अंदर हमारी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन हो जाती है, जो कि मोस्ट स्टेबल होती है। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए D0 क्यों स्टेबल होता है, ठीक है, क्योंकि D0 में नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन हो जाती है। अब आता है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, की भाई क्यों जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। क्यों करते हैं, ड्यू टू द पार्टिसिपेशन ऑफ Ns एंड N-1 डी इलेक्ट्रॉन
इन बॉन्ड फॉर्मेशन। कह रहा है कि जो ये वेरिएबल, मतलब वेरिएबल का मतलब समझते हो ना, मतलब काफी वेराइटी की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +1b +2b, कोई +6 शो करता है, कोई +5 शो करता है, ऐसे। अब कैसे भाई, क्यों करता है ये? क्योंकि यहाँ पे यार 4s का भी पार्टिसिपेशन हो रहा है, 3D का भी पार्टिसिपेशन हो रहा है, जिसकी वजह से हमें तो ऑक्सीडेशन में काफी वेराइटी देखने को मिल रही है। तो ड्यू टू द पार्टिसिपेशन ऑफ NS एंड N-1d इलेक्ट्रॉन इन द बॉन्ड फॉर्मेशन, और ऐसा क्यों होता है कि ये पार्टिसिपेशन कर लेते हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि NS और N-1d, मतलब NS और इसका जो d ऑर्बिटल का एटॉमिक साइज होता है वो बहुत ही सिमिलर होता है, सेम इनकी एनर्जी जो लेवल होती है वो भी काफी कंपैरेबल होती है, जिसकी वजह से ये पार्टिसिपेशन कर पाते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में। अब जनरली जो इनकी सेंट्रल मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +2 होती है, कि मतलब कि यार जो इनके पास ये सारे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट तो शो करेंगे। आपने देखा होगा जिंक +2, कॉपर +2, निकल +2, Fe+2, ठीक है, ये स्कैंडियम +2, टाइटेनियम +2, मतलब +2 तो ये सारे शो करते ही हैं। जनरली ऑक्सीडेशन स्टेट जो है इनकी वो +2 है। लेकिन स्कैंडियम, यट्रियम और लेंथेनम, स्कैंडियम फर्स्ट एलिमेंट है 3D का, यट्रियम फर्स्ट एलिमेंट है 4D सीरीज का, और ये लेंथेनम 5D सीरीज का फर्स्ट एलिमेंट्स है। ये तीनों +3 शो करते हैं जब 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं। आप कहोगे भैया वैसे तो आप कह रहे हो कि +2 शो करते हैं, फिर जिंक, ये जो स्कैंडियम आपका लेंथेनम और यट्रियम +3 क्यों शो कर रहे हैं? देख लेते हैं यार। ये रहा स्कैंडियम में से अब मैं तीनों इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो स्कैंडियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है D0, मतलब आर्गन की, जो मैंने अभी आपको बताया, तो ये +3 इसलिए शो करते हैं क्योंकि ये D0 में चले जाते हैं 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद, और 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद D0 में चले जाते हैं, मतलब ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में चले जाते हैं। और सब क्या चाहते हैं? स्टेबिलिटी की तरफ ही तो जाना चाहते हैं। आप सब क्या चाहते हैं कि भाई हमारे पेपर में अच्छे मार्क्स आ जाए। मैं क्या चाहता हूँ? मैं चाहता हूँ यार मैं एक अच्छी इनकम जनरेट कर पाऊँ, ठीक है। सब यही चाहते हैं कि यार मतलब स्टेबिलिटी की तरफ सब जाना चाहते हैं। सेम ऐसे ही स्कैंडियम भी चाहता है कि भाई मैं +3 में जाके नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लूं, जिससे मैं स्टेबल रहूं। तो यहाँ पे इसलिए 3 इलेक्ट्रॉन लूज करता है स्कैंडियम +3 में, इसलिए एग्जिस्ट करते हैं ये तीनों, क्योंकि ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज करके एक अच्छी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में एग्जिस्ट करने लग जाते हैं। अब आता है वाई D1 कॉन्फ़िगरेशन इज अनस्टेबल। बोलते हैं यार D1 कॉन्फ़िगरेशन अनस्टेबल क्यों? ये वाला रीजन भी इसी से ही मिलता जुलता है। यार D1 किसके पास है? D0 के, मतलब स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के बहुत पास है का इसका मतलब ये है कि यार D0 के पास बिल्कुल ही पास है, तो वो क्या करेगा? जंप मारने की कोशिश करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करने की कोशिश करेगा। तो D1 जो है वो इतना अनस्टेबल होता है कि मतलब वो एग्जिस्ट ही नहीं कर पाता है, फटाफट D0 में कन्वर्ट हो जाता है। तो D1 इसलिए अनस्टेबल है बिकॉज D1 कॉन्फ़िगरेशन try to attain D0 configuration, which is the noble gas configuration, and as it is the nearest to D0 configuration, it is unstable. तो ये चीजें आपको पेपर में लिख के आनी है, नोट्स में मिल जाएगा, नोट डिस्क्रिप्शन में दूंगा। अब ये क्वेश्चन है, वाई निकल टेट्राकार्बोनिल फॉर्म जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट? क्यों ये जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है? तो इसका रीजन है यार, क्योंकि निकल के पास होते हैं वैकेंट डी ऑर्बिटल। इसका रीजन है कि भाई ये वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, इसलिए जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है। ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। अब बोलते हैं कि D0, D5, D10 क्यों मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है? अब आप देखोगे यार यहाँ पे D5 क्रोमियम की है तो ये मोस्ट स्टेबल है, मैग्नीशियम की भी है, यहाँ पे D10 जिंक की है, यहाँ पे कॉपर की भी D10 है। अगर वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो वो D10 में चले जाता है। तो D10 इसलिए क्योंकि D10 हमारी फुली फिल्ड d ऑर्बिटल है, और फुली फिल्ड आर मोस्ट स्टेबल। उसके बाद हाफ फिल्ड होती है, और D0 भी एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, इसलिए ये मोस्ट स्टेबल होती है। तो ये था यार वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। अब कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बता देता हूं जो पेपर में फ्रीक्वेंटली पूछे गए हैं, जैसे कि जो इनमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता? विच एलिमेंट ऑफ 3D सीरीज इज नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट? तो आंसर है स्कैंडियम यार वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करता। अब है कि इन 3D सीरीज विच एलिमेंट शो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट? तो यहाँ पे मैंगनीज जो है +7, ये देखो D, अगर कितनी 2 इलेक्ट्रॉन यहां से जाएंगे, 5 इलेक्ट्रॉन यहां से जाएंगे, तो टोटल कितने 7 इलेक्ट्रॉन ये लूज कर सकता है। यहां तक ही कर, अभी कई बच्चे बोलेंगे भैया यहां से आपने 7 बोल दिया, इसके बाद भी तो 8 हो रहे हैं, फिर 9 हो रहे हैं, फिर 10 हो रहे हैं। नहीं भाई ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे जो है आपके पास मैंगनीज पे अनपेड इलेक्ट्रॉन 7 है, यहाँ पे अनपेड 7 नहीं है। यहाँ पे आप देखोगे तो 4 अनपेड है, तो मैक्सिमम जो है 4 अनपेड यहाँ पे
है, इसलिए 7 जो है ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, मैग्नीज हाईएस्ट शो करता है। उसके बाद पूछा जाता है कि भाई कौन सा एलिमेंट ट्रांजिशन नहीं होता, तो जिंक है इसका आंसर। हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट इनमें से किसका होता है, तो आप देखोगे कि हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट यहाँ क्रोमियम का होता है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। कैसे, अब बोलोगे भैया यहाँ भी D5 है, यहाँ भी D5 है, तो आप कैसे कह सकते हो इसके जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ज्यादा, क्योंकि यार यहाँ पे देखो डी तो दोनों के सेम है। अब बचा एस की बारी आ गई, अब एस में इस पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इस पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए जो क्रोमियम है हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका ड्यू टू मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये क्रोमियम पे होता है जो मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है क्रोमियम के लिखने आ जाती है। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। कॉपर जो है वैसे तो ट्रांजिशन नहीं है, लेकिन अगर +2 की बात करोगे तो कॉपर +2 में यहाँ पे इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, +1 में तो यहाँ पे D10 है पूरा का पूरा, लेकिन अगर +2 की बात करोगे तब ये एक इलेक्ट्रॉन D से चले जाएगा। तो कॉपर +1 में ट्रांजिशन नहीं है, कॉपर +2 में ट्रांजिशन है। ठीक है, ध्यान रखनी है ये वाली बात भी। तो ये कुछ चुनिंदा क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं, आपको नोट्स में भी मैं ये दूंगा। अब आ जाता है एटॉमिक एंड कोवेलेंट साइज ऑफ 3D सीरीज, जो कि यार काफी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता ही आता है। अब यार ये कह रहा है जो हमारा एटॉमिक और कोवेलेंट साइज है ना, वो लेफ्ट टू राइट हमारा ग्रुप के अंदर इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है, या क्या पैटर्न फॉलो करता है। वैसे तो जनरली पैटर्न होता है ना उसमें जो साइज है लेफ्ट टू राइट डिक्रीज करता है, लेकिन यहाँ पे अलग पैटर्न आ रहा है। तो कैसे, फर्स्ट जो है ना, ये फर्स्ट जो डिक्रीज कर रहा है क्रोमियम तक, तो ये जो साइज है डिक्रीज करा, उसके बाद मिडवे जो आपका मैंगनीज है, आयरन है, कोबाल्ट है, निकल तक कांस्टेंट रहा, उसके बाद जो साइज है इंक्रीज हुआ। मतलब यार ये क्या पैटर्न चल रहा है, पहले डिक्रीज कर रहा है, फिर कांस्टेंट आया, फिर इंक्रीज कर रहा, बड़ा ही अलग पैटर्न है, क्योंकि ये डी ब्लॉक एलिमेंट की स्पेशलिटी है यार। फर्स्ट डिक्रीज इसलिए करता है क्योंकि यार जो फर्स्टली जो हमारे पास स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, वेनेडियम है, इनके जो न्यूक्लियर चार्ज होता है ना, वो न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है। तो न्यूक्लियर चार्ज है हमारे पास और ये इलेक्ट्रॉन है, तो न्यूक्लियर चार्ज अगर ज्यादा होगा तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, और इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो साइज छोटा हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होने की वजह से, न्यूक्लियर चार्ज की डोमिनेंसी होने की वजह से इनका साइज होता है छोटा। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स के नंबर हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा मिडवे जो एलिमेंट है, मैग्नीज है, आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियर चार्ज है काउंटर, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन का जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन है उतना ही न्यूक्लियर चार्ज है, एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहे हैं, और जो साइज है कांस्टेंट रह रहा है। और लास्ट में जो साइज है वो इंक्रीज क्यों कर रहा है, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं न्यूक्लियर चार्ज से। अब न्यूक्लियस नहीं खींच रहा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, अब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को खींच रहे हैं, तो साइज हो रहा है बड़ा। इसलिए जो लास्ट में है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन मोर होता है न्यूक्लियर चार्ज से, जो साइज में है लास्ट में जो है साइज इंक्रीज करता है। ये इसका रीजन है। प्रॉपर ग्राफ बना के आओगे अगर आपसे पूछा जाता है तो ये था यार साइज के बारे में। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। तो चलिए अब सेकंड सेक्शन डिस्कस करते हैं। यार ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, रीजनिंग क्वेश्चन मोस्टली इस सेक्शन से पूछे जाते हैं। तो यार सबसे पहले आ जाता है आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी होता है एक एटम की गैसियस स्टेट से मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बाहर जितनी एनर्जी लगती है वो होती है आयनाइजेशन एनर्जी। और आयनाइजेशन एनर्जी साइज और न्यूक्लियर चार्ज पर डिपेंड करती है। तो जैसा कि हमने देखा कि साइज काफी इरेगुलर है ट्रांजिशन एलिमेंट का, तो हमारी जो आयनाइजेशन एनर्जी है ऑब्वियसली वो भी काफी इरेगुलर होगी। तो अब जो D5 है, D0 है, D10 है, ये है हमारे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस हैं हमारी, जैसे मैंने आपको बताया था। और जितनी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगी उतना मुश्किल होगा इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना। तो इन तीनों की जो इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो काफी ज्यादा हाई होती है, मैक्सिमम होती है। अब ये देखो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जाते हैं कि Mn2 पॉजिटिव और Fe2 पॉजिटिव है, इन दोनों में से Fe मतलब 3 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन और लूज करना है इनमें से, इन दोनों को कौन इजीली हमारा लूज कर देगा और कौन जो है स्टेबल बन के रहेगा, इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करने देगा। तो हमने Mn2 पॉजिटिव की लिखी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d5 25 होता है। Mn2 पॉजिटिव की लिखी 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे 3d5 में आ गया। D5 आपको पता है मैक्सिमम आयनाइजेशन एनर्जी, तो यार इसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, ये स्टेबल होगा, इससे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान नहीं है, तो ये हमारा स्टेबल होगा। जबकि हम देख रहे हैं 4s26 4s2 3d6 2 इलेक्ट्रॉन Fe2 पॉजिटिव 3d6, अब ये 3d6 में है और ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करते ही 3d5 में चले जाएगा, तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में चले जाएगा, तो ये इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। तो ये जो है ये आयनाइजेशन एनर्जी इसकी क्या होगी, कम होगी, इसकी हाई होगी।
और आयनाइजेशन एनर्जी स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा, ये कम स्टेबल होगा। तो ये इस तरह के क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। तो अब देखते हैं यार, काफी इंपॉर्टेंट है, इससे फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कलर इन ट्रांजिशन एलिमेंट। और कई बार ना बच्चे इसको थोड़ा इधर उधर कर देते हैं कॉन्सेप्ट को, तो यार ध्यान से समझना। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यार मोस्टली जो रीजंस है ना वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को लेके ही है। भाई वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करता है, कलर क्यों शो करता है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स क्यों शो करता है, ये जो मेनली रीजंस है ना, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्यों शो करता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसका रीजन है। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विच अंडरगो डी ट्रांजिशन बाय अब्सॉर्बिंग लाइट फ्रॉम विजिबल रीजन। कह रहा है जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, डी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है डी ऑर्बिटल के अंदर, वो एक डी ऑर्बिटल से दूसरे डी ऑर्बिटल के अंदर जंप कर जा रहे हैं। क्यों जंप कर, अपने आप तो जंप नहीं कर जा रहे हैं, कोई हम लाइट दे रहे हैं बाय एब्जॉर्बिंग लाइट, कोई हम एनर्जी डाल रहे हैं उस एटम पे, मेटल पे, जिसकी वजह से उसके जो इलेक्ट्रॉन है जंप कर रहे हैं एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में। अब जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है ना एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में, तो वो एक रेडिएशन एमिट करके जाता है, और वो रेडिएशन जो है विजिबल रीजन में लाइट शो करती है। तो आपको पता चला होगा कि भाई प्रॉपर रीजन क्या है आपका, लाइट क्यों शो करते हैं। मेन रीजन आपको लिख के ये आना है कि भाई डी ट्रांजिशन होती है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से। अब जो डी ऑर्बिटल है उसके अंदर 4 आपके ऑर्बिटल्स होते हैं डी। अब जो ये है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, T2G और EG, मैंने CFT में बताया था क्यों होते हैं, ड्यू टू क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। अब dxy dyz dxy एक में, और dx स्क्वायर y स्क्वायर और dz स्क्वायर एक में। अब dxy से एक इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है dx स्क्वायर y स्क्वायर में, और ये जो रेडिएशन एमिट कर रहा है ना, ये विजिबल रीजन में कलर शो करती है। अब यार ठीक है, ये कलर शो करता है भैया, पता चल गया कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स कलर क्यों शो करते हैं, पर यार ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, यहाँ पे एक्सेप्शन तो भाई भर भर के। तो एक्सेप्शन ये है कि भाई सारे मोस्टली जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है कलर्ड है, लेकिन Cu पॉजिटिव, Zn2 पॉजिटिव और स्कैंडियम 3 पॉजिटिव अनपेयर्ड आपके अनकलर्ड क्यों है, क्योंकि जो Cu पॉजिटिव है 3d10 है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है भाई, कहां से कलर शो करेगा। सेम Zn2 पॉजिटिव 3d10 है ही नहीं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। स्कैंडियम 3 पॉजिटिव D0 होता है, भाई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है डी में, अनपेयर्ड तो जब होंगे। तो ये तीनों इसलिए शो नहीं करते क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इनके अंदर है ही नहीं। तो आपको होप अच्छे से समझ में आया होगा कलर इन ट्रांजिशन एलिमेंट। अब एक क्वेश्चन है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी में भी और कंपटीशन लेवल के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, कि वाई KMnO4 एंड K2Cr2 आर कलर्ड। अब आप देखोगे कि KMnO4 एक कंपाउंड जिसमें मैग्नीज डी ब्लॉक का एलिमेंट है, और Mn जो है +7 में, और +7 में आप देखोगे कि डी ऑर्बिटल जो है उसमें इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो इस पे है ही नहीं, तो डी ट्रांजिशन कर लेगा ही नहीं, तो ये अकॉर्डिंग टू डी ट्रांजिशन अनकलर्ड है। सेम K2Cr2O7 +6 क्रोमियम +6 में डी ऑर्बिटल पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो ये भी अनकलर्ड होना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद भी ये कलर्ड है। क्यों? क्योंकि इसका रीजन है चार्ज ट्रांसफर्ड स्पेक्ट्रम। तो आपको लिख के आना है KMnO4 एंड K2Cr2 आर कलर्ड ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर आपका स्पेक्ट्रम, डबल कॉमास में उसको अच्छे से लिख के आना है। और यही रीजन है, आपको डिटेल क्या होता है भाई चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम, वो हायर क्लासेस में पता चलेगा, जैसे मैंने भी वो ग्रेजुएशन में पता चला था उसके बारे में। तो ये लेकिन पता होना चाहिए कि कलर क्यों होता है, डी ट्रांजिशन मत लिख के आ जाना। तो अब आ जाता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी यार ये डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है, तो जिनके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो होते हैं पैरामैग्नेटिक। तो इसलिए ट्रांजिशन एलिमेंट भी आपके पैरामैग्नेटिक है, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है n-1 डी सबशेल के अंदर। अब यहाँ पे आप मैग्नेटिक मूवमेंट भी निकाल सकते हो, जिसका फॉर्मूला होता है म्यू n/n+2 होल का अंडर रूट, और ये जो n होता है ये होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जैसे कि मैं निकालू Mn2 पॉजिटिव का निकालू, Mn2 पॉजिटिव 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे 5 रखा मैंने, 5 + 2 7, 7 5 35, 35 अंडर रूट इसका आंसर आ जाएगा Mn2 पॉजिटिव के लिए अगर मैं म्यू निकालू। और यहाँ पे एक और ये होता है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे उतना ज्यादा पैरामैग्नेटिक करैक्टर होगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं Mn2 पॉजिटिव की और Fe2 पॉजिटिव की, तो Mn2 पॉजिटिव है तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, D5 है, एक एक इलेक्ट्रॉन सब सारे अनपेयर्ड है। जबकि Fe2 पॉजिटिव की अगर मैं बात करूं तो वो 3d6 होता है, उसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो Mn2 पॉजिटिव का ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो ज्यादा पैरामैग्नेटिक होता है एज कम्पेयर टू Fe2 पॉजिटिव। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। Mn2 पॉजिटिव जो है 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से सबसे ज्यादा पैरामैग्नेटिक होता है। Cu पॉजिटिव जो है 3d10 होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो ये डायमैग्नेटिक होता है, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर।
सेम Zn आपका कैडमियम और मरकरी, ये भी तीनों डायमैग्नेटिक होते हैं क्योंकि इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है। अब लास्ट में आता है डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर्स में इससे काफी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन यार वो होती है जिसके अंदर एक सेम सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा हो और उसी सब्सटेंस का रिडक्शन भी हो रहा हो, तब उस रिएक्शन को हम बोलते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। द रिएक्शन इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑफ द सेम सब्सटेंस। अब जैसे एग्जांपल देखो, अब ये इसलिए हम इसमें पढ़ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं जो कि डिसप्रोपोर्शनेशन शो करते हैं, जैसे कि Cu पॉजिटिव, एक्वस Cu पॉजिटिव जो है Cu2 पॉजिटिव और Cu सॉलिड में चले जाता है। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे +1 से +2 में जा रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन हुआ, और यहाँ +1 से 0 में जा रहा है तो यहाँ रिडक्शन हुआ, तो इसी का ऑक्सीडेशन भी हुआ, रिडक्शन भी हुआ, इसलिए इसको डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं। अब एक ये है आपकी KMnO4 की रिएक्शन, जो कि आप अभी पढ़ोगे भी आगे जब मैं उसकी प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा आपको KMnO4 K2Cr2O7 की, उसके अंदर आपको ये रिएक्शन याद करनी होगी। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो MnO4 2 नेगेटिव +6 से +7 में जा रहा है और यही +6 से +4 में जा रहा है, तो एक बार तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और एक बार इसका रिडक्शन हो रहा है। तो ये थी यार डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब यार कुछ डी ब्लॉक एलिमेंट्स की ना प्रॉपर्टीज है कि यार ये कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है, ये एलॉय फॉर्म करता है, इंटरस्टिशियल कंपाउंड भी इनको बोला जाता है। क्यों? तो ये मैं आपको एक एक करके बताता चलता हूँ, छोटे छोटे से रीजंस हैं इसके, वो हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले कि वाई डी ब्लॉक एलिमेंट फॉर्म कलर्ड कॉम्प्लेक्स, तो इसके दो रीजन आपको लिख के आना है। प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, कि भाई कॉम्प्लेक्स इसलिए फॉर्म करता है क्योंकि इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, और दूसरा रीजन है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, इसलिए ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, तो ये आपको नोट्स में भी मिल जाएंगे। दूसरा है कैटालिटिक प्रॉपर्टी, आपने देखा होगा कि यार हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है उसमें कैटलिस्ट यूज होता है, निकल प्लैटिनम पैलेडियम, ये क्यों यूज होते हैं? क्योंकि ये डी ब्लॉक एलिमेंट और डी ब्लॉक एलिमेंट कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। क्यों? क्योंकि यार ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, और इसका जो सरफेस एरिया हो काफी लार्ज होता है जिसकी वजह से इजीली कैटलिस्ट की तरह काम कर लेता है। तो वही सेम रीजन है इसमें भी, वैकेंट डी ऑर्बिटल, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट और लार्ज सरफेस एरिया। अब तीसरा जो आता है वो आता है भाई इंटरस्टिशियल कंपाउंड। डी ब्लॉक एलिमेंट या फिर ट्रांजिशन एलिमेंट को इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्यों बोला जाता है? इंटरस्टिशियल कंपाउंड यार वो होते हैं, वो कंपाउंड जिनके पास लार्ज सरफेस एरिया हो, जो दूसरे छोटे छोटे कंपाउंड्स को अपने अंदर ट्रैप कर पाए, उनको बोलते हैं हम इंटरस्टिशियल कंपाउंड। जिनके पास कुछ वॉइड स्पेस हो, खाली स्पेस हो अपने अंदर, जिसमें वो छोटे एलिमेंट्स को क्या कर पाए, ट्रैप कर पाए, तो वो होते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड। तो यार जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है उनके पास इंटरस्टिशियल स्पेस और वॉइड्स होते हैं, जिसके अंदर वो कंपाउंड्स लाइक हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और कार्बन जैसे कंपाउंड्स को ट्रैप कर पाते हैं इजीली, इसलिए इनको इंटरस्टिशियल कंपाउंड बोला जाता है। नोट्स में इसको अच्छे से पढ़ लेना एक बार। अब लास्ट में आता है एलॉय फॉर्मेशन, पूछा जाता है व्हाट इज एलॉय एंड व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ एलॉय, और व्हाई ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म एलॉय। तो एलॉय होता क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स को हम एलॉय बोलते हैं, कि भाई 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट का जब होमोजीनियस मिक्सचर हो ना, उसको हम एलॉय बोलते हैं। अब इसके दो फेमस एग्जांपल है ब्रास और ब्रोंज। ब्रास और ब्रोंज दोनों के अंदर कॉपर तो कॉमन है, लेकिन एक में जिंक आता है और एक में टिन आता है। तो जिसमें जेड है, ब्रोंज में जेड है, तो जेड में जिंक नहीं आएगा, ब्रास में आएगा, और जिसमें एस है उसमें टिन नहीं आएगा, एसएन नहीं आएगा, एसएन आएगा आपका ब्रोंज में। तो कॉपर प्लस टिन तो आपका एग्जांपल है ब्रोंज का, और कॉपर प्लस जिंक आपका एग्जांपल है ब्रास का। होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए इस सेक्शन में देखते हैं इंपॉर्टेंट ट्रांजिशन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज और प्रिपरेशन। यार इस सेक्शन से फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मतलब हर बार पूछे ही जाते हैं, तो ये एक ऐसा सेक्शन है। तो यार इसमें सबसे पहला जो 2 कंपाउंड है, इसके अंदर एक पोटेशियम डाइक्रोमेट और एक पोटेशियम परमैंगनेट, 2 है। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं इस सेक्शन में पोटेशियम डाइक्रोमेट, जिसका फॉर्मूला होता है K2Cr2O7। यार ये इनकी हम प्रॉपर्टीज क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि यार इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ना मैक्सिमम होती है, जैसे क्रोमियम की इसमें +6 होती है और मैंगनीज की +7 होती है, तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की वजह से ये काफी प्रॉपर्टी शो करते हैं, जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, और भी कुछ प्रॉपर्टीज है जो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी प्रिपरेशन देख लेते हैं, फिर प्रॉपर्टीज, दोनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्रिपरेशन में K2Cr2O7 सबसे पहले याद रखो, इसके प्रिपरेशन से स्टार्ट होगी क्रोमेट ओर से। क्रोमेट का ओर आप कोई सा भी हो सकता है, यहाँ पे मैंने लिया FeCr2O4 क्रोमेट ओर। उसके अंदर डालना है Na2CO3O2 साथ में। जैसे आप ऐसा करते हुए क्रोमेट और सोडियम क्रोमेट में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज Na2CrO4।
यहाँ पे जो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट है ये +3 है, अगर आप देखोगे तो ये 8 2 6 और ये 2x, तो यहाँ पे +3 है। और अगर आप यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे तो यहाँ पे भी जो आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पे आपकी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो +3 से +6 में जा रहा है। अब इसके अंदर जब आप एसिड डालोगे, सोडियम क्रोमेट के अंदर एसिड डालोगे तो सोडियम डाइक्रोमेट बन जाएगा, तो एक क्रोमियम बस यहाँ पे 2 लग जाएगा, Na2Cr2O7, तो यहाँ पे हुआ ऑक्सीडेशन डाइक्रोमेट में हो गया। इसके अंदर KCl डालोगे तो Na की जगह K लग जाएगा, K2Cr2O7। तो कुछ नहीं करना, और से स्टार्ट करना, उसके अंदर Na2CO3O2 डालना है, तो क्रोमेट आपका क्रोमेट यहाँ पे +3 से +6 में चले जाएगा। उसके बाद इसके अंदर H2SO4 डालोगे तो डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हो जाएगा, डाइक्रोमेट को KCl डाल के K2Cr2O7 बना लोगे। तो ये तैयार प्रिपरेशन आपको अच्छे से समझ में आई होगी। फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करूं तो ये जो हाँ इसका कलर होता है ऑरेंज, ठीक है, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट इज ऑफ ऑरेंज कलर। और पोटेशियम क्रोमेट, अगर मैं क्रोमेट की बात करूं, जैसे कि यहाँ पे जो है इसकी जगह आप Na की जगह K रखोगे तो K2Cr4, ये हो जाएगा आपका पोटेशियम क्रोमेट। और पोटेशियम क्रोमेट का कलर होता है येलो और पोटेशियम डाइक्रोमेट का कलर होता है ऑरेंज। अब स्ट्रक्चर की बात करूं तो यहाँ पे जो क्रोमेट का स्ट्रक्चर होता है CO डबल बॉन्ड O और 2 नेगेटिव होंगे, ठीक है, मतलब टेट्राहेड्रल बना दो, 2 ऑक्सीजन पे डबल बॉन्ड, 2 पे सिंगल बॉन्ड, 2 नेगेटिव है, तो ये क्रोमेट आयन है। ये कुछ इस तरह इसको आप लिखोगे CrO4 2 नेगेटिव, ये आपका है क्रोमेट आयन। sp3 टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, ये आपका है डाइक्रोमेट, इसको कुछ इस तरह आप लिखोगे Cr2O7 2 नेगेटिव, ठीक है। ये भी कुछ नहीं है, 2 अगर क्रोमेट को जोड़ दोगे बाय अ ऑक्सीजन बॉन्ड तो आपका बन जाएगा डाइक्रोमेट Cr2O7। ये भी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, ये भी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये दोनों स्ट्रक्चर आपको आने चाहिए, पेपर में आते हैं। अब आता है कलर ऑफ K2Cr2O7 डिपेंड अपॉन द pH। ये जो क्रोमेट है और डाइक्रोमेट है, ये दोनों आपस में चेंज हो जाते हैं, इंटर कन्वर्टेबल है, बट pH के थ्रू, मतलब अगर एसिड है तो आपका क्रोमेट डाइक्रोमेट में हो जाएगा, और आपका बेसिक है तो डाइक्रोमेट क्रोमेट में हो जाएगा, इस तरह आपका होता है। तो जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं एसिड की प्रेजेंस में क्रोमेट आयन, क्रोमेट है CrO4 2 नेगेटिव, ये येलो कलर होता है, मैंने आपको बताया क्रोमेट का येलो कलर होता है। यहाँ पे हमने देखा ये क्रोमेट येलो कलर है। क्रोमेट के अंदर एसिड डाला, एसिड डालने पे क्रोमेट डाइक्रोमेट में कन्वर्ट होगा, डाइक्रोमेट का कलर है ऑरेंज। तो एसिड की प्रेजेंस में क्रोमेट डाइक्रोमेट में कन्वर्ट होता है ऑरेंज कलर, येलो से ऑरेंज में। बेस में क्या होता है डाइक्रोमेट, ऑरेंज कलर जो है में बेस डालोगे तो ये डाइक्रोमेट क्रोमेट में कन्वर्ट हो रहा है, और क्रोमेट का येलो कलर, मतलब ऑरेंज से येलो में जा रहा है बेसिक मीडियम में, और येलो से जा रहा है ऑरेंज में एसिडिक मीडियम में। अब आते हैं केमिकल प्रॉपर्टी पे। ये एक ऐसा पोर्शन है, इससे आपको कोई भी प्रीवियस ईयर्स देख लो, हमेशा क्वेश्चन इससे मिलेगा। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में एक्शन ऑफ हीट, एक्शन ऑफ हीट मतलब ये जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है, अगर मैं उसको हीट कर दूं तो क्या फर्क पड़ने वाला है। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट तो पोटेशियम क्रोमेट में कन्वर्ट हो जाएगा, साथ में आपको क्रोमियम ऑक्साइड मिलेगा Cr2O3 और प्लस में ऑक्सीजन 3O2। तो बस हीट होने पे डाइक्रोमेट क्रोमेट में कन्वर्ट हो रहा है, साथ में आपको एक क्रोमियम का ऑक्साइड मिल रहा है, ठीक है। अब ये जो पोर्शन है ना, ये है सबसे इंपॉर्टेंट और डिफिकल्ट लगता है, लेकिन सबसे इजीएस्ट है पार्ट इसका। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, ये जो K2Cr2O7 है ना, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो खुद को रिड्यूस कर लें और औरों को ऑक्सीडाइज कर दें। तो K2Cr2O7 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इन एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम के अंदर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब एसिडिक मीडियम में ये खुद तो रिड्यूस हो जाएगा, औरों को ऑक्सीडाइज कर देगा, और ये 6 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है। गेन हो रहा है तो रिडक्शन होता है, और लूज हो रहा है तो ऑक्सीडेशन होता है। तो इसका खुद का तो रिडक्शन होता है ना, इसलिए गेन करता है, औरों को ऑक्सीडाइज करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये एक रिएक्शन है आपका, किसी सबके साथ कोई सा भी आयन बोले आपको, ये वाली जो रिएक्शन रहेगी ना, ये कॉमन रहेगी। तो इसमें क्या है, ये आपका क्रोमेट डाइक्रोमेट आयन है, उसमें आपने डाला एसिड, एसिड की प्रेजेंस में बताया था 6 इलेक्ट्रॉन मैंने बताया था गेन करता है। तो यहाँ पे Cr2O7 आपने H पॉजिटिव लिया, 14 नहीं लिखा अभी, बैलेंसिंग के लिए मैं बता देता हूँ। अब 7 है, यहाँ पे 7 है, तो यहाँ पे आपको पता है 7 है तो ऑक्सीजन भी 7 होने चाहिए यहाँ पे, तो आपने H2O के आगे 7 लगा दिया। 7 लगा दिया तो 7 2 14, अब हाइड्रोजन 14 होने चाहिए, तो यहाँ पे 14 लगा दिया। आपको पता है 6 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो 6 इलेक्ट्रॉन लिखे, Cr6 से 3 में जा रहा है, ये खुद रिड्यूस हुआ लेकिन ये औरों को ऑक्सीडाइज कर देता है। तो ये रिएक्शन आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। 6 इलेक्ट्रॉन, आपको पता है यार, मैंने बताया हुआ है कि क्रोमियम जो है
6 ऑक्सीडाइजिंग स्टेट होती है मैक्सिमम, तो 6 इलेक्ट्रॉन ये गेन कर रहा है, तभी तो 6 ही तो मैक्सिमम गेन कर सकता है। तो ये इसकी रहेगी कॉमन रिएक्शन, ये याद कर लो। अब ये कुछ चीजें हैं जो मैं बता रहा हूं, जैसे आपको बोलेंगे कि क्रोमियम की ये डाइक्रोमेट की प्रेजेंस में आई नेगेटिव की रिएक्शन लिखो, जैसे कि आपको ना ये देते हैं कि इसको कंप्लीट करो, Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस Fe2O पॉजिटिव प्लस H पॉजिटिव, इसकी कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन लिखो। तो कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले उसके लिए ये याद कर लो कि आई नेगेटिव ऑक्सीडाइज होता है I2 में, Fe2 पॉजिटिव Fe3 पॉजिटिव में, C2O4 ऑक्सिलेट आयन आपका कार्बन डाइऑक्साइड में, H2 नेगेटिव है H2O आपका S में होता है सल्फर में, NO2 नेगेटिव NO3 नेगेटिव में। ये याद कर लो, उसके बाद सब आसान है, और ये याद कर लो। तो अब क्या आपको बोला कि इसको कंप्लीट करने हैं, कंप्लीट कैसे करेंगे, सबसे पहले आप क्रोमेन की ये वाली कॉमन रिएक्शन लिखो। ये कॉमन रिएक्शन मैंने ऐसी कैसी लिख दी है, देखो Cr2O7 14 हाइड्रोजन 6 इलेक्ट्रॉन 2 Cr3 पॉजिटिव 7 H2O, ठीक है। ये मैंने यू की यूं लिख दी क्योंकि यहाँ पे Cr2O7 था प्लस H पॉजिटिव था, तो इसकी प्रेजेंस में जो होता है मैंने लिख दिया। उसके बाद Fe2 पॉजिटिव का भी मुझे पता है, Fe2 पॉजिटिव Fe3 पॉजिटिव में जाता है, तो Fe2 पॉजिटिव Fe3 पॉजिटिव में क्या, इसका ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन आए यहाँ पे। अब इन दोनों को कॉम्बिनेशन कर रखा है, यहाँ पे इन दोनों को कंबाइन कर रखा है, तो इनको कंबाइन करने के लिए यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ भी 6 होने चाहिए, तो इस पूरी रिएक्शन को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। इस पूरी रिएक्शन को 6 के मल्टीप्लाई करके मैंने दोनों को ऐड कर दिया, तो इसके इलेक्ट्रॉन रिएक्टेंट में थे, इसके प्रोडक्ट में थे, तो 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, Cr2O7 ऐसे का ऐसे, 14 हाइड्रोजन ऐसे का ऐसे, यहाँ पे एडिशन हुआ तो 6 इंटू Fe2 पॉजिटिव ऐसे का ऐसे, 2 Cr3 पॉजिटिव ऐसे का ऐसे, 7 H2 ऐसे का ऐसे, यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करें तो 6 Fe3 पॉजिटिव ऐसे का ऐसे। तो ये आपको इस तरह लिख के आने बहुत आसान होता है। मान लो आपको इसकी जगह, मान लो मैं आपको एक और एग्जांपल करके दिखा देता हूं, कोई बड़ी डील नहीं है इसमें। ये देखो, अब आपको Fe2 पॉजिटिव की जगह दिया हो NO2 नेगेटिव, अब कैसे करोगे, तो अब आपको पता होना चाहिए कि जो NO2 नेगेटिव है ना, NO2 नेगेटिव का अगर मैं देखूं यहाँ पे, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है 3, देखो तो x माइनस में 4 प्लस 3, तो x ये आपकी होती है +3, और +3 से ये जा रहा है NO3 नेगेटिव +5 के अंदर, +3 से जा रहा है +5 के अंदर, 2 इलेक्ट्रॉन ये क्या कर रहा है, लूज कर रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन कर रहा है, यहाँ पे है 6, तो इन दोनों को बैलेंस करने के लिए रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, 3 से जैसे मल्टीप्लाई करूंगा 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल। अब इनको ऐड करके लिख दो, Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 14H पॉजिटिव प्लस यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करा तो 3NO2 नेगेटिव, उस साइड क्या है 2Cr3 पॉजिटिव प्लस में 7H2O प्लस में 3NO3 नेगेटिव। तो इसी तरह आप इनका भी कर सकते हो, आपको नोट्स के अंदर ये मिल भी जाएगा। होप आपको यार K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम पढ़ेंगे पोटेशियम पर मैग्नेट। तो चलिए अब देखते हैं हमारा सेकंड इंपॉर्टेंट ट्रांजिशन कंपाउंड पोटेशियम पर मैग्नेट। सेम जैसे हमने वहां पे पोटेशियम डाइक्रोमेट को डिस्कस करा था, इसको भी हमने उसी तरह देखना है। प्रिपरेशन सबसे पहले करेंगे, वहां पे हमने किससे प्रिपरेशन करी थी, क्रोमेट के ओर से, यहाँ पे हम करेंगे फ्रॉम पायरलोसाइट ओर। पायरलोसाइट ओर क्या होता है, MnO2 को बोलते हैं पायरलोसाइट ओर। तो पायरलोसाइट ओर में जब हम KOH और O2 डालोगे आप, तो ये MnO2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, K2MnO4। इसमें Cl2 डालोगे तो KMnO4 O4 में कन्वर्ट हो जाएगा। यही आपका होता है पोटेशियम पर मैग्नेट, ठीक है। इसकी प्रिपरेशन में ज्यादा कुछ नहीं है, MnO2 में डालो KOH और O2, उसमें भी O2 डाला था हमने, बस Na2CO3 डाला था। तो यहाँ पे हमने जैसे KOH और O2 डाला, K2MnO4, इसको पोटेशियम मैग्नेट बोलते हैं। यहाँ पे Cl2 डालोगे इसके अंदर तो आपका हो जाएगा पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO4, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है 7। स्ट्रक्चर की बात करें तो MnO4 ये आयनिक स्ट्रक्चर बनाया, Mn 3 ऑक्सीजन पे डबल बॉन्ड, एक पे सिंगल बॉन्ड, तो MnO4 नेगेटिव। इसका कलर होता है डार्क पर्पल कलर का, ध्यान रखना, हम इसको टाइट्रेशन में यूज भी किया होगा आपने। और एक होता है आपका पोटेशियम मैग्नेट, इसमें होते हैं 2 ऑक्सीजन पे डबल बॉन्ड, 2 ऑक्सीजन पे सिंगल बॉन्ड। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है MnO4 2 नेगेटिव, ठीक है, MnO4 2 नेगेटिव मैग्नेट। इसका कलर ग्रीन होता है, उसका डार्क पर्पल, ग्रीन कलर डार्क पर्पल। अब इनका कलर क्यों होता है, डी ट्रांजिशन से नहीं होता भाई, इनका कलर होता है ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम, ध्यान रखना। स्ट्रक्चर आपको पता चल ही गया होगा, दोनों का टेट्राहेड्रल है और sp3 हाइब्रिडाइजेशन है।
प्रॉपर्टीज की बात करें तो सॉल्युबल नहीं होता यार ये वाटर के अंदर, इसको डार्क कलर की बोतल में स्टोर किया जाता है क्योंकि ये सनलाइट की प्रेजेंस में डिकम्पोज हो जाता है, इसलिए डार्क बोतल में स्टोर किया जाता है। अब यार ये काफी इंपॉर्टेंट है एक्शन ऑफ हीट पोटेशियम पर मैग्नेट की। तो यहाँ पे KMnO4 को जब आप हीट करोगे 513 केल्विन पे तो KMnO4 आपका K2MnO4 जो कि आपका पोटेशियम मैग्नेट होता है उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, साथ में ऑक्सीजन रिलीज करेगा, प्लस में पायरोलोसाइट और भी ये रिलीज करेगा। आपसे पेपर में पूछा जा सकता है व्हाट इज द एक्शन ऑफ हीट ऑन पोटेशियम पर मैग्नेट, ऑल्सो राइट द गैस प्रोड्यूस। तो गैस कौन सी प्रोड्यूस हो रही है, ऑक्सीजन। ये एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सबसे ज्यादा पावरफुल यही होता है क्योंकि +7 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। एसिडिक में भी ये करता है ऑक्सीडाइज, एल्कलाइन में भी और न्यूट्रल में भी, जबकि आपका K2Cr2O7 किस में करता है, खाली एसिडिक मीडियम में हमने पढ़ा था। अब तीनों में करता है तो दोनों के लिए आपकी अलग अलग क्या रहेगी, कॉमन रिएक्शन रहेगी। एसिड के लिए जो रिएक्शन रहेगी ना कॉमन आपको याद रखनी है वो है MnO4 नेगेटिव प्लस 8H पॉजिटिव प्लस 5 इलेक्ट्रॉन। अब कैसे देखोगे, सबसे पहले MnO4 नेगेटिव है तो 4 के लिए हमें H2O के आगे 4 लगाना पड़ेगा ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए। यहाँ पे 4 लगाओगे तो 4 इंटू में 2 8 हाइड्रोजन हो गए, तो 8 हाइड्रोजन हमने यहाँ लगाया। 5 इलेक्ट्रॉन क्यों, क्योंकि ये MnO4 +7 से +2 में जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है 5 इलेक्ट्रॉन ये गेन कर रहा है, खुद रिड्यूस हो रहा है, और को ऑक्सीडाइज करेगा, 5 इलेक्ट्रॉन ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो ये आपको अच्छे से याद कर लेनी है। अब वही एसिडिक मीडियम में I नेगेटिव I2 में Fe2 पॉजिटिव Fe3 में C2O4 नेगेटिव CO2 में H2 नेगेटिव H2S में SO2 H2SO4 में NO2 नेगेटिव NO3 में SO3 2 नेगेटिव SO4 नेगेटिव में। ये तो हो गया एसिडिक मीडियम का। न्यूट्रल में 3 ही आपके स्पेशल केस हैं, ठीक है, एल्कलाइन और न्यूट्रल सेम ही रिएक्शन के अंदर आते हैं, ठीक है, मतलब यहाँ पे इसलिए हमने न्यूट्रल और एल्कलाइन दोनों के लिए सेम ही रहेगा। I नेगेटिव IO3 नेगेटिव में जाएगा, H2O3 2 नेगेटिव SO4 2 नेगेटिव में जाएगा, Mn2 पॉजिटिव MnO2 में जाएगा। 3 ही केस आपके पेपर के मतलब सिलेबस के अंदर है और उसको अच्छे से आपको याद रखना है क्योंकि कोई चीज जब कम होती है तो उसके चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। अब आया था कंप्लीट द फॉलोइंग के अंदर आपको इस तरह पूछा जाएगा MnO4 नेगेटिव C2O4 2 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव कंप्लीट करो। तो कुछ नहीं करना, जो आपकी जनरल कॉमन रिएक्शन है एसिडिक मीडियम में तो आपको बता दी थी मैंने, MnO4 8H पॉजिटिव प्लस 5 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू Mn2 पॉजिटिव 4H2O। और ये C2O4 2 नेगेटिव किसके अंदर जाता है, CO2 में, तो C2O4 2 नेगेटिव यहाँ पे C2 है तो यहाँ पे भी C2 लिखे प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, लूज कर रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसने क्या करे, लूज करे। बैलेंस करने के लिए हमने क्या करा, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 2 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करा, इसको 5 से। अब आपने क्या करना, कुछ नहीं, दोनों को ऐड कर देना, यहाँ से 2 से 2 MnO4 नेगेटिव, यहाँ से 2 इंटू में 8H पॉजिटिव 16H पॉजिटिव हो जाएगा, 2 इंटू में Mn2 2 इंटू में Mn2 ऐसे का ऐसे, 5 इंटू में C2O4 2 नेगेटिव यहाँ पे आपका आ जाएगा, 5 इंटू में 2 CO2 आपका 10 CO2 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 इंटू में 4H2 आपका 8H2। तो इस तरह से आप कर लोगे औरों का भी जो भी एसिडिक में है, क्योंकि हम पहले भी इस तरह के केस कर चुके हैं। अब आ जाते हैं न्यूट्रल के लिए। न्यूट्रल के लिए कॉमन रिएक्शन आपकी अलग होगी यार, ये आपको याद करनी पड़ेगी। MnO4 नेगेटिव प्लस 2H2O प्लस 3 इलेक्ट्रॉन, MnO2 प्लस 4H नेगेटिव। जैसे यहाँ पे जो ये आपका है KMnO4 +7 से किस में जा रहा है, +4 में जा रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो ये आपकी रिएक्शन है, इसमें आप देख सकते हो H2O भी आ रहा है तो न्यूट्रल हो गया, OH आ रहा है तो मतलब बेसिक हो गया, तो ये दोनों के लिए है। तो सबसे पहले आपका I नेगेटिव किस में जाएगा, IO3 नेगेटिव, तो ये -1 से किस में जा रहा है, +5 मतलब 6 इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, लूज करेगा। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्सीडेशन, तो इसका होगा ऑक्सीडेशन I नेगेटिव का IO3 नेगेटिव में। तो इन दोनों को क्या करो, अब 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ है 6 यहाँ है, तो इस वाली रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, रिएक्शन को मल्टीप्लाई करा 2 से और ऐड कर दिया। जैसे आप ऐड करोगे 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, I नेगेटिव ऐसे का ऐसे, 2 इंटू में MnO4 2 इंटू में 2H2 4H2, इस तरह से आप लिख लोगे। दूसरा केस आता है H2O3 2 नेगेटिव इंटू में SO4 2 नेगेटिव, तो ये आपको कर लेना है H2O3 2 नेगेटिव से 2SO4 2 नेगेटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, इस वाली इक्वेशन को 2 से, इस वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करके आप ऐड करोगे तो आपकी फाइनल रिएक्शन आ जाएगी। होप यार आपको अच्छे से समझ में आया होगा किस तरह आपको ये करना है। जस्ट कुछ नहीं करना है यार, थोड़ा यहाँ पे आपको याद करना पड़ेगा, इस रिएक्शन को याद कर लो, न्यूट्रल मीडियम में किससे किस में जा रहा है ये याद करना पड़ेगा, और ये जो एसिडिक की कॉमन रिएक्शन है ये याद करनी पड़ेगी। मतलब ये जो पोर्शन है ये सारा याद करने का ही है। तो ये था यार पूरा आपका डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब हम चलेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट जो कि काफी छोटा सा है और लेंथेनॉइड एक्टेनॉइड की तरफ। तो चलिए अब देखते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट यार काफी सिमिलर है
हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट से। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोला जाता है। एफ ब्लॉक एलिमेंट वो है जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर होता है इनटू एफ सबशेल ऑफ एंटी पेनल्टीमेट शेल। पेनल्टीमेट शेल वो होता है जो कि अगर एन सबशेल में है तो n-1 होगा आपका पेनल्टीमेट, मतलब उससे एक अंदर, और n-2 उससे एक और अंदर होता है तो वो हो जाता है एंटी पेनल्टीमेट शेल। तो अगर एंटी पेनल्टीमेट शेल में n-2 शेल में है लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ सबशेल के, उसको हम बोलते हैं कि एफ ब्लॉक का हमारा एलिमेंट है ये। अब इसको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं इन एंटी पेनल्टीमेट शेल, मतलब इनर वाले शेल के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं एफ सबशेल के, तो उसको हम बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब इसके दो रोज है भाई, ज्यादा एलिमेंट्स नहीं है, दो ही रोज है, कंसिस्ट ऑफ 2 रोज ऑफ 14 एलिमेंट्स। अब एफ सबशेल के अंदर मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसलिए 14 ही एलिमेंट्स आपके होते हैं। दो रोज है, ईच रो के अंदर आपके 14 एलिमेंट्स है। तो फर्स्ट जो आपका रो है वो है आपका लेंथेनम 57 से लुटिटियम 71 तक, ठीक है, लेंथेनम से लुटिटियम तक। इसको हम बोलते हैं, इसमें 14 एलिमेंट्स होते हैं, इसको हम बोलते हैं लेंथेनॉइड्स। क्या बोलते हैं? लेंथेनॉइड्स। इसमें जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +3। इसके अंदर 4f ऑर्बिटल प्रोग्रेसिवली फिल्ड होता है, मतलब कि जो आपका लेंथेनम है, उसके बाद आपका यट्रियम है, उसके बाद जो मतलब 4f जो है प्रोग्रेसिवली फिल होता है। पहले जैसे 4f1 है, 4f2, 4f3, 4f4, 4f5, इस तरह से ये प्रोग्रेसिवली फिल होते हैं, ठीक है। 14 तक फिल होते हैं क्योंकि 14 ही होते हैं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। उसके बाद सेकंड जो हमारा दो रो है, एक रो है हमारा लेंथेनॉइड्स की और दूसरी जो है उसको बोलते हैं एक्टिनॉइड्स। एक्टिनॉइड से लॉरेंशियम तक, एक्टिनॉइड 89 से लॉरेंशियम 103 तक जो हमारी सीरीज है इसको बोलते हैं एक्टिनॉइड्स। इसके अंदर 5f प्रोग्रेसिवली फिल्ड किया जाता है। तो एक्टिनॉइड सीरीज के अंदर 4f 5f प्रोग्रेसिवली फिल्ड है और इसमें 4f लेंथेनॉइड्स में, ये डिफरेंस में भी इंक्लूड होगा। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताऊं तो n-2 f1 से 14, n-1 d0 से 1, ns2, ये इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, याद रखना। अब ये कुछ प्रॉपर्टीज है जो कि लेंथेनॉइड्स की है, जैसे हमने वहां पे 3D सीरीज के बारे में पढ़ा था ना, यहाँ पे हम लेंथेनॉइड्स को थोड़ा डिटेल में देख रहे हैं। तो लेंथेनॉइड्स का यार कलर होता है, जैसे कि वहां पे आपने देखा था कि 3D सीरीज के जो एलिमेंट्स हैं उनको कलर शो करते हैं, सेम यहाँ पे भी कलर शो करते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। वहां पे भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से वहां पे n-1 d सबशेल में होता था, यहाँ पे n-2 f सबशेल में होगा, जिसकी वजह से ff ट्रांजिशन होगी। वहां पे dd ट्रांजिशन होती थी, यहाँ ff ट्रांजिशन होती है। ff ट्रांजिशन यार थोड़ा सा ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है जो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, इसलिए इसको खाली आपको रीजन पता होना चाहिए कि भाई ff ट्रांजिशन होती है ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन n-2 f सबशेल। लेकिन यार एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। तो यहाँ पे भी कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि कलर शो नहीं करते, जैसे कि लेंथेनम +3। लेंथेनम जो +3 है ना यार, लेंथेनम अगर +3 में जाएगा तो 3 इलेक्ट्रॉन लूज करके लेंथेनम 54 हो जाएगा, और 54 होता है जिनोन। तो जिनोन होता है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में 4f आपका हो जाएगा 0, जिनोन 4f 0, और 4f 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही, तो कलर कहां से आएगा? सेम जो हमारा सीजियम होता है, सीजियम भी होता है हमारा 58 होता है, और 4 इलेक्ट्रॉन ये लूज कर देगा तो ये भी 4f 0 में आ जाएगा। सेम इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब आ जाता है यट्रियम और लुटिटियम। यार ये जैसे कि कॉपर और जिंक थे ना, वैसे ही है, ये सेकंड लास्ट एलिमेंट होता है, लास्ट एलिमेंट होता है। तो यट्रियम +2 के अंदर ये 4f14 होता है। 4f14 मतलब कि सारे के सारे ऑर्बिटल फुली फिल्ड है, तो मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो ये दोनों भी क्या होते हैं? कलरलेस होते हैं। मोस्टली जो लेंथेनॉइड्स होते हैं वो पैरामैग्नेटिक होते हैं एक्सेप्ट अबव 4, इन चारों को छोड़ के। यहाँ पे आप देख सकते हो 4f 0 है, 4f14 है, इन चारों में जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। तो ये चारों को छोड़ के मोस्टली लेंथेनॉइड्स जो आपके पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर शो करते हैं। तो ये थी यार लेंथेनॉइड्स की बेसिक प्रॉपर्टीज जो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। अब आ जाता है एटॉमिक एंड आयोनिक साइज। जैसा कि हमने वहां पे पढ़ा था एटॉमिक साइज और आयोनिक साइज के बारे में, कि पहले तो डिक्रीज होता है, फिर कांस्टेंट हो जाता है और फिर इंक्रीज होता है ना, डी ब्लॉक्स के अंदर। अब यार यहाँ पे होता है लेंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ये किस चिड़िया का नाम है भाई? तो ये क्या होता है यार? रेगुलर डिक्रीज इन द साइज ऑफ एटम और आयन विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर इन लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड। अगर लेंथेनॉइड के अंदर रेगुलर डिक्रीज, अगर लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन पूछा जाता है आपसे पेपर में, तो लिखोगे रेगुलर डिक्रीज इन द साइज ऑफ एटम एंड आयन विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर इज कॉल्ड लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। इन लेंथेनॉइड सीरीज इज कॉल्ड लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। सेम एक्टिनॉइड आता है तो रेगुलर डिक्रीज इन द साइज ऑफ एटम और आयन
with increase in atomic number in actinoid series is called actinoid contraction। सेम चीजें हैं, अगर लेंथेनॉइड में तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन और एक्टिनॉइड में तो एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। रीजन देखो अब, ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ 4s सबशेल इलेक्ट्रॉन ड्यू टू विच इफेक्टिव न्यूक्लियर इंक्रीजेस। अगर लेंथेनॉइड की बात हो रही है तो 4f है और एक्टिनॉइड की बात हो रही है तो यहाँ पे 5f आएगा। मेन बात यह है इसका पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है। पुअर शील्डिंग इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन जो है, इलेक्ट्रॉन को शील्ड करने की, मतलब इलेक्ट्रॉन की ना ताकत होती है कि वो न्यूक्लियस को जो है अपनी तरफ खींचता है। इनकी वो पावर ना बड़ी बहुत कम होती है। इनकी वो पावर क्या होती है, एफ की क्यों कम होती है, क्योंकि एफ का जो एफ सबशेल का साइज काफी बड़ा बड़ा होता है, तो इलेक्ट्रॉन एक साथ, मतलब इलेक्ट्रॉन रिपल्शन उतना नहीं हो पाता क्योंकि साइज काफी बड़ा है। तो ड्यू टू इसकी वजह से पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है इनका। तो पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f और 5f दोनों का कम होता है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। अगर अच्छा खासा यार इनका शील्डिंग इफेक्ट होता है, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन काफी अच्छा होता है, तो ये न्यूक्लियर जो चार्ज है उसको या तो काउंटर बैलेंस करते थे या फिर ये इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज्यादा हो जाता न्यूक्लियर चार्ज से और साइज जो है बढ़ जाता। लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है, ये शील्ड कर ही नहीं पा रहे। पुअर शील्डिंग की वजह से न्यूक्लियर चार्ज हमेशा डोमिनेंस में रह रहा है, और न्यूक्लियर चार्ज का मतलब न्यूक्लियर चार्ज इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, तो मतलब साइज जो है कम होगा। तो जैसे जैसे हमारा एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, हमारा एटॉमिक साइज जो है घट रहा है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो रहा है और इसका पुअर शील्डिंग इफेक्ट है, रोक नहीं पा रहा है। तो ये रीजन आपको लिख के आना है। अब यार इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेज है कि यार इससे क्या प्रभाव क्या पड़ रहा है इससे। तो यार पहला ना, इसके लिए मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूं। मान लो कि आपके स्कूल में 2 रोज बनाई है, दोनों रोज के अंदर ऐसे लगाइए, मतलब इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग, मतलब सबसे पहले जो जिसकी सबसे बड़ी हाइट है उसको खड़ा करा है, फिर उससे थोड़ी सी छोटी वाले को, फिर उससे थोड़े से, फिर उससे थोड़े से, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे करके आपकी पूरी 14 स्टूडेंट्स की रो है। सेम 2 रो बनाई गई है, एक 14 स्टूडेंट्स की और एक 14 स्टूडेंट्स की, सेम ऐसे ही, एक की सबसे बड़ी हाइट है, फिर उससे छोटी, फिर उससे थोड़ी छोटी 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 छोटी, ऐसे करके 2 रो बनाई गई है। अब इस रो का जो पहला एलिमेंट मतलब स्टूडेंट होगा और इस रो का जो पहला स्टूडेंट होगा, दोनों का जो साइज होगा ना लगभग सेम हो जाएगा। ऐसे ही जो नेक्स्ट एलिमेंट और इसका जो नेक्स्ट स्टूडेंट होगा, उन दोनों का साइज जो है लगभग सेम हो जाएगा। फिर अगले वाले का और अगले वाले का, मतलब 2 जो साइड साइड में उनका जो साइज है लगभग सेम होता चले जाएगा, अगर मैं इस तरह अरेंज करूंगा तो। और एक बात और कि यार अगर जो पहला बंदा है और जो दूसरा बंदा है, उन दोनों के जो हाइट में डिफरेंस होगा और जो दूसरे और तीसरे में हाइट का डिफरेंस होगा, वो ना लगभग सेम होगा। क्योंकि यार उसने जो हमने जिस इंक्रीजिंग ऑर्डर में करा है ना खड़ा, तो वहां पे जो हाइट का डिफरेंस है ना बहुत कम कम देखने को मिलेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा हाइट होगी, फिर थोड़ी थोड़ी थोड़ी, तो ऐसे जो उन दोनों के बीच में गैप होगा ना, चेंज होगा जो उन दोनों के बीच में हाइट का, वो लगभग सेम होगा। 1 और 2 में जो साइज का डिफरेंस है और 2 और 3 में जो साइज का डिफरेंस है वो लगभग सेम होगा। तो यहां से 2 बात समझ में आई कि भाई इंक्रीजिंग ऑर्डर में खड़े करने से फर्स्ट और सेकंड वाले की हाइट सेम हो रही है, और जो सेकंड में जो उनके पैरेलल में खड़ा हुआ है उनकी हाइट भी आपस में सेम हो रही है। अब यहां पे देखो, चेंज इन एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई इन लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज वेरी स्मॉल। मतलब जो एटॉमिक रेडियाई का जो चेंज हो रहा है ना आपस में, फर्स्ट और सेकंड का और सेकंड और थर्ड का जो चेंज है आपस में, वो बहुत स्मॉल है, जिसकी वजह से लेंथेनॉइड्स की जो केमिकल प्रॉपर्टी है सबकी लगभग सेम है। केमिकल प्रॉपर्टी लगभग सेम है, आयनिक साइज के चेंज होने की वजह से लगभग सेम है। अब इससे क्या दिक्कत हो रही है? इससे दिक्कत ये हो रही है कि यार जब आपको उस एलिमेंट की प्योर स्टेट में चाहिए होता है ना एलिमेंट, तो उसको ना हमें डिफिकल्टी होती है उसको प्योर स्टेट में हमें ढूंढने के लिए। किसकी वजह से? क्योंकि हमारा लेंथेनॉइड की केमिकल प्रॉपर्टी लगभग सबकी सेम हो जा रही है इसकी वजह से। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से लिख के आना, नोट्स में मिलेगा। सेकंड है सिमिलैरिटी इन साइज ऑफ द एलिमेंट बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप सेकंड एंड थर्ड। अब मैंने बताया था 2 रो है, तो फर्स्ट एलिमेंट उसका फर्स्ट स्टूडेंट और उसका फर्स्ट स्टूडेंट की हाइट सेम। जैसे कि 2 रो है, जर्कोनियम और ऑफ्नियम की हाइट सेम हो गई, ऐसे इसकी हो गई, फिर मोलिब्डेनम और टंगस्टन की हो गई। तो यहाँ पे देख रहे हो ये पूछा जाता है वाई जर्कोनियम एंड ऑफ्नियम सेम साइज, आपको लिखना है दिस इज ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, और लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन एक्सप्लेन करना है। तो ये चीजें हैं कि भाई 2 तो कॉन्सिक्वेंसेज ये है। तीसरा ये है कि ये बेसिक स्ट्रेंथ को भी अफेक्ट करता है। जैसे बेसिक स्ट्रेंथ हाइड्रोक्साइड की जो स्ट्रेंथ होती है, कैसे? द साइज ऑफ लेंथेनॉइड्स आयन डिक्रीजेस फ्रॉम La3 पॉजिटिव टू, मतलब लेंथेनम +3 से ल्यूटियम 3 पॉजिटिव तक हमारी जो साइज है वो डिक्रीज हो रहा है।
साइज डिक्रीज हो रहा है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो भी बढ़ेगी। जैसे कि यार अब साइज बड़ा हो रहा है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो कम हो जाती है, लेकिन जब साइज छोटा हो रहा है, अब लकड़ इतनी है, उसको तोड़ने में ज्यादा मेहनत लगेगी या इसको तोड़ने में ज्यादा मेहनत लगेगी? अगर ये स्केल इतना होता तो इसको तोड़ने में ज्यादा मेहनत लगती है या इसको अभी तोड़ने में ज्यादा मेहनत लगेगी? जब ये छोटा होगा उसको तोड़ने में ज्यादा मेहनत लगेगी। तो साइज डिक्रीज होने की वजह से इसका जो जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं साइज भी डिक्रीज हो रहा है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जा रही है। अब बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी तो OH आयन जो है इजीली रिलीज नहीं हो पाएगा। OH आयन इजीली रिलीज नहीं हो पाएगा तो बेस कैसे कहलाएगा? वो बेस आर दोज विच रिलीज OH आयन इजीली। और जबकि यहाँ पे साइज डिक्रीज होने की वजह से बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जा रहा है, और बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा बढ़ जा रहा है तो फिर यार OH रिलीज नहीं कर पाएगा, इसलिए जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज होती है डाउन द, जैसे जैसे आप लेंथेनम से लुटिटियम तक जाते हो। तो लेंथेनम की सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ है और लुटिटियम की सबसे कम बेसिक स्ट्रेंथ है। तो ये पूछा जाता है, व्हाई लेंथेनम हैव मैक्सिमम बेसिक स्ट्रेंथ वेयरएज लुटिटियम हैव लीस्ट बेसिक स्ट्रेंथ। लिख के आना ड्यू टू lengthenoid contraction, ये लिख के आओगे। साइज ऑफ द lanthanum ion decreases from lanthanum +3 to lutetium +3, bond strength of LNOH increases। फिर लिखना है आपको बेस के बारे में कि भाई बेस आर दोज विच रिलीज OH ion easily, so here lanthanoid release OH ion easily, that's why it have high basic character, whereas it is difficult to release OH ion from the lutetium, दैट्स वाई लुटिटियम है लीस्ट बेसिक स्ट्रेंथ। तो ये आपको इस तरह से लिख के आना है लेंथेनॉइड के कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में। होप यार आपको अच्छे से समझ में आया होगा। लास्ट में हम देखेंगे अब लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन और एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का डिफरेंस और लेंथेनॉइड के केमिकल रिएक्शन। तो चलिए अब बढ़ते अपने लास्ट सेक्शन की तरफ अपने चैप्टर के यार। और ये जो सेक्शन है यार, इसको ये मत समझना कि लास्ट में पढ़ा रहा हूं तो इंपॉर्टेंट नहीं है, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार क्वेश्चन आते हैं इससे। तो ये लेंथेनॉइड की केमिकल रिएक्शंस यार। लेंथेनॉइड जो है, अब जैसे मैंने बताया था, ऑल लेंथेनॉइड्स हैव ऑलमोस्ट सिमिलर प्रॉपर्टी ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो सारे लेंथेनॉइड जो है ये रिएक्शन मोस्टली शो करते हैं। तो लेंथेनॉइड जो है हर किसी के साथ रिएक्शन, मतलब मोस्टली के साथ रिएक्शन शो करता है। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा हेलोजेंस के साथ ये रिएक्शन शो करके LnX3 बनाता है। मतलब अगर यहाँ पे आप येट्रिबियम लेते हो तो येट्रिबियम, और यहाँ Cl लेते हो तो YtCl3 आ जाएगा आपका। लेंथेनॉइड ही लेते हो तो फिर आपका LaCl3 आ जाएगा। तो इस तरह से आपका हेलोजेंस के साथ रिएक्शन करता है। कार्बन के साथ तो भाई कार्बाइड बना लेता है तीनों के साथ, ऑक्सीडेशन स्टेट +2 में भी, +1 में, +3 में भी। तो Ln3C, Ln2C3 और LnC2, तो ये आपको तीनों याद होने चाहिए। नाइट्रोजन के साथ भी प्रोडक्ट बनाता है LnC, और सल्फर के साथ Ln2S3 बनाता है। ठीक है, ये चीजों का आपको ध्यान रखना है। मोस्टली के साथ देखो Ln2S3 बना रहा है, यहाँ पे भी Ln2O3 बना रहा है ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, और यहाँ पे भी Ln2C3 तो बना ही रहा है, 2 और बना रहा है। तो याद रखना कि ये इसके साथ 3 प्रोडक्ट बनाता है कार्बाइड के साथ। वाटर के साथ यहाँ पे बेस आपको देखने को मिलता है NaOH3 प्लस हाइड्रोजन गैस, तो वाटर के साथ बेस बनाता है। और ये इंपॉर्टेंट है कि भाई लेंथेनॉइड जो है एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है प्लस कोरस्पॉन्डिंग सॉल्ट। तो आपसे पूछ लिया है कि व्हेन लेंथेनॉइड रिएक्ट विद एसिड व्हिच गैस इज फॉर्म्ड। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे इस पोर्शन से पूछे जा सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि लेंथेनॉइड के साथ आपको ये यहाँ तक रिएक्शन देते प्रोडक्ट पूछ ले, तो ये अच्छे से आपको कर लेना है। इसके बाद यार एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, इसलिए मैं इसको करवा रहा हूँ और कई बार पूछा जाता है। मिस मेटल क्या है? मिस मेटल यार वो मेटल है जो कंटेन करता है लेंथेनाइड्स मेटल। 94 to 95% तो लेंथेनाइड्स होते हैं इसमें, लेंथेनाइड मेटल होते हैं। प्लस 5 जो आयरन होता है वो 5% होता है। उसके अलावा जो ट्रेसेस होते हैं कैल्शियम, सल्फर, सिलिकॉन, कार्बन, ठीक है, सल्फर के, कैल्शियम के, एल्यूमिनियम के, इन सबके ट्रेसेस होते हैं। मेनली आयरन 5% और लेंथेनाइड होता है 94 to 95%। ये सब होता है मिस मेटल के अंदर। ये यूज होता है बुलेट्स में। ठीक है, जो मैग्नीशियम का एलॉय होता है मिस मेटल का, वो बुलेट्स में यूज होता है, शेल में यूज होता है और लाइटर फ्लिंट में यूज होता है। तो ये था यार इसकी रिएक्शंस। अब आ जाता है हमारा लास्ट पोर्शन, दैट इज लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड का डिफरेंस। और ये काफी इंपॉर्टेंट है, इससे कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो लेंथेनाइड्स तो यार जैसे मैंने बता दिया था 4f प्रोग्रेसिवली फिल्ड होता है और इसमें 5f प्रोग्रेसिवली फिल्ड होता है। इसके अंदर ये +3 शो करता है, साथ में ये जैसे कि यूरोपियम, येटरबियम +2 शो करते हैं, सीरियम +4 भी शो कर देता है। लेकिन जो हमारा
एक्टिनोइड्स है वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है यार, +2 +3 +4 +5 6 7 ऐसे हमारा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है एक्टिनोइड्स। यहाँ पे खाली प्रोमीथियम ही रेडियो एक्टिव होता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स खाली प्रोमीथियम होता है लैंथेनॉइड्स में, जबकि यहाँ पे सारे रेडियो एक्टिव है जो रेडिएशन प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पे ये जो हमारा लैंथेनॉइड है वो लेस रिएक्टिव होता है एक्टिनॉइड से, ज्यादा रिएक्टिव होते हैं एक्टिनॉइड्स। इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी यार लेस कॉम्प्लेक्स होती है, इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज मोर कॉम्प्लेक्स होती है। ये तो हो गया डिफरेंस। सिमिलैरिटी की बात करूं तो लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड दोनों ही कॉन्ट्रैक्शन शो करते हैं, और दोनों ही लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स क्या होते हैं, इनके एलिमेंट्स होते हैं पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर के होते हैं। तो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर और दोनों कॉन्ट्रैक्शन शो करते हैं, ये इनकी सिमिलैरिटी और डिफरेंस मैंने आपको भी बता दिया। होप यार आपकी इस लेक्चर से हेल्प हुई होगी। यार पूरा दिन निकल जाता है यार इस लेक्चर को बनाने के लिए, ऊपर से आपके लिए नोट्स लिखने के लिए बार बार मिटा के लिखने में काफी टाइम लगता है। मेरी प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लेना और अपने दोस्तों के साथ प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा यार शेयर करना। नोट्स के लिए यार एक मिनिमम अमाउंट रखा है 59 रुपीज का, वो आप डिस्क्रिप्शन से जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल दी वेरी